नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, एक तरफ जहां दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ज़बरदस्ती काला कानून इनके ऊपर थोपा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में इससे हटकर मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ मरकज़ कह रही है कि किसानों को फ़ायदा पहुँचाने में ममता बनर्जी आड़े हाथ आ रही हैं। खबर खास में आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीरज राय, तर्जुमान है टीएमसी के, अजय शेरावत है तर्जुमान है बीजेपी के, और चंदन घोष तर्जुमान है कांग्रेस के। सबसे पहले आपके पास आऊंगा नीरज राय जी, बंगाल का किसान खुशहाल है। कल ममता बनर्जी ने असेंबली में बाकायदा इसका ऐलान किया कि बंगाल का किसान जो है पूरी तरह से खुशहाल है, खुश है। क्या वाकई बंगाल का किसान खुश है? जी, मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहूंगा आपके सामने कि बंगाल का किसान खुश कहां से है और कैसे ममता जी बोल रही हैं कि खुश है। देखिए, देश के अंदर अगर केंद्र की सरकार अगर देखा जाए तो बार बार अभी नड्डा जी भी वहां पर बैठे हैं, जितने भी उनके कार्यक्रम देखे जाए तो कार्यक्रमों में बोलते हैं कि बंगाल के किसानों के साथ ममता जी ने अन्याय। यह एक योजना का नाम बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वहां पे नहीं दिया गया। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा भाई साहब और बताऊंगा। देखिए, पिछले 2011-12 से 19-20 तक में कृषि कर्मण अवार्ड होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो भाजपा के नड्डा नहीं देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 5 बार मिला है बंगाल की सरकार को, वहां पे पूरे बंगाल को, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को 2 बार मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि देश के अंदर जिस प्रदेश में 5 बार नेशनल अवार्ड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं किसान की स्थिति अच्छी है, तभी मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आइए, वहां पे 73 लाख परिवार को, आज से नहीं पिछले 7-8 सालों से कृषक बंधु योजना के अंतर्गत हर किसान परिवार को, 73 लाख परिवार को 10,000 रुपया सालाना देती हैं ममता दीदी, जो कि 2 किस्तों में दिया जाता है। और बीजेपी के सरकार की तरह, मोदी जी की तरह, नड्डा की तरह, अमित शाह जी की तरह हम ढपली नहीं बजाते रहे कि मैं देता हूं 2-2 हजार रुपया 3 किस्त में 6,000, मैं 10,000 देता हूं। किसान बीमा प्रीमियम योजना के तहत सरकार वहां पे किसानों का बीमा का प्रीमियम जो है सरकार भरती है। उसके बाद आइए 18 साल से 60 साल तक अंदर अगर कोई किसान एक्सपायर करता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो 2 लाख रुपया बंगाल की सरकार देती है। केंद्र सरकार की योजना बता दीजिए, जो किसान सम्मान निधि ये देते हैं, यह किस पैमाने से, मानक क्या था कि बंगाल के 73 लाख किसान परिवारों की बजाय मात्र 23 लाख किसान परिवारों का ये लोग चयन किए थे, इस पर रोक दिया गया था। आप देश के अंदर दिल्ली में किसान बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपके पंजाब से लेके हरियाणा, सभी देश के किसान बैठे हैं, और ये बंगाल के किसान की इनको चिंता हो रही, क्योंकि वहां पे चुनाव आ गया है तो किसान को डफली लेकर बजाएंगे। लेकिन बंगाल में बेहतर योजनाओं का एक मूर्त रूप दिया था ममता जी ने 2011-12 से ही, वो बेहतर योजना चला रही है। किसान वहां के समृद्ध हैं, किसान वहां पे खुशहाल हैं। बिल्कुल। अजय शेरावत आपसे जानना चाहूंगा, नीरज राय जिस तरह से कह रहे हैं कि बंगाल का किसान खुशहाल है, इसी वजह से वो दिल्ली में नहीं बैठा क्या? पहली बात तो मैं नीरज जी को कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कोई स्टेट नहीं है, अलग से कंट्री चला रहे हैं। सेंटर के प्रोविजंस को ना मानना, मुझे लगता है ऐसा कोई पहली बार नहीं किया वहां की मुख्यमंत्री ममता जी ने कि उन्होंने सेंटर के प्रोविजंस को नहीं माना। सेंटर के प्रोविजंस को मानना स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर होता है, हाँ, लेकिन संविधान की अवहेलना करना तो जैसे ममता जी का बर्थ राइट है, क्योंकि शायद वो संविधान में विश्वास नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है एक अलग से देश चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार वित्त मंत्री जी ने 25,000 करोड़ का जो रोड के लिए बजट दिया वो उन्होंने अप्लाई नहीं होने दिया या उसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी महिलाओं की जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनके महिलाओं के पोषण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जो फंड सरकार देना चाहती थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आयुष्मान भारत की जो योजना भारत सरकार की है लोगों के लिए, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके अलावा किसान समर्पण निधि की जो योजना है, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसान समर्पण निधि के चलते सिर्फ डेटा मांगा भारत सरकार ने कि आप हमें डेटा दे दीजिए, हम उनके अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचा देंगे, तो उसका भी उन्होंने रिजेक्शन कर दिया। तो मुझे लगता है एक प्रथा बन गई है, कोई आज पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रही हैं कि रोड के पैसों को मना कर रही है। ऐसा हमें लगता है कि एक अलग से मुल्क चलाना चाहती है, एक अलग से देश चलाना चाहती है, और एक अराजक व्यवहार
जो एक मुख्यमंत्री का है, जिन्हें जय श्री राम के नारे से भी समस्या है, तो मुझे लगता है एक बहुत सैड स्टेट ऑफ माइंड है किसी स्टेट के लिए जो कि अंडर डेवलप्ड होता जा रहा है आजादी के बाद से। पहले उन्होंने कांग्रेस की करप्शन को झेला बंगाल ने, कांग्रेस के बाद लेफ्ट के गुंडों को झेला, जब लेफ्ट का राज 34 साल तक चलता रहा, जब स्टेट को पूरा बर्बाद कर चुके। बिल्कुल चंदन घोष आपके पास आऊंगा। बीजेपी टीएमसी पर इल्जाम लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है, क्या ये सब चुनाव को देखकर हो रहा है? ये तो सही बात है, इसमें कोई मतलब कोई दूसरा बात ही नहीं पैदा होगा। ये चुनाव के नाते ये इतना सारे बात कर रहे हैं। और दूसरा बात ये है, प्रधानमंत्री जी को भारी भाषण मेरे को सुना, जो दिल्ली का किसान इतना दिन से बैठे हैं, इतना सारे मौत भी हो गए, लेकिन जो 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 जितना समर्पित लगता है किसान के लिए, जो कंसर्न जताया प्रधानमंत्री जी, ये थोड़ा अगर प्रैक्टिकल होते, ये थोड़ा अगर लोगों के साथ बात करते तो इतना सवाल पैदा नहीं होता। और हम लोग पूरा किसान समाज के लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उन लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका पास हम लोग खड़ा होते और एक अच्छा सा मैसेज गवर्नमेंट दे सकते थे। लेकिन अगर बंगाल के बारे में आप सोचिएगा तो ये देखिएगा, बंगाल में एग्जैक्टली अभी जो मतलब जो 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 सिचुएशन है, इसमें बीजेपी एंड टीएमसी they are at loggerheads, they are just fighting to each other। तो इसमें ऐसा कुछ जो हालत जो अभी का जो वास्तविक जो हालत है, ये किसान समाज का, ये टग ऑफ वॉर में ममता जी का साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट, ये टग ऑफ वॉर में अभी इनका हालत इतना ही बुरा पहुंचा, जिसे इन लोगों का क्या करना चाहिए, क्या बीमा और क्या कवरेज और क्या फर्टिलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये किसान समाज के लिए बंगाल का सोचना और सेंट्रल का सोचना, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन पैदा हो गए। लेकिन एक बात तो सही है, सेंट्रल का जो स्कीम है किसान बीमा निधि, ये स्कीम अगर स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेते तो ये किसान समाज का ज्यादा ही माइलेज मिलता, इनका थोड़ा मतलब ये उपकार हो जाता था। लेकिन ये खाली पॉलिटिक्स का चलते इन लोग अपना अपना लड़ाई पे है, लेकिन ये कोई समाज, सब छोड़िए, श्रमिक समाज, कृषक समाज, छात्र समाज, तो ही भी इन लोगों का ध्यान नहीं है। अभी दोनों पार्टी एक बराबर एक ही रास्ता पे चल रहे हैं, लड़ाई चुनाव सामने। अजय शेरावत, क्या चुनाव है सामने, इस वजह से आप लोग इतना परेशान है, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो? टीएमसी कह रही है कि हमारा किसान देश के दीगर जो राज्य हैं उससे ज्यादा खुशहाल है, जबकि आप कह रहे हैं कि टीएमसी किसानों का फायदा होने ही नहीं देना चाह रही यहाँ पर। आप मुझे ये बताइए, आयुष्मान भारत की योजना में क्या किसान शामिल है? उसमें तो साधारण एक सामान्य सिटीजन बता दूं मैं अजय भाई, मैं बता दूं अजय भाई को, अजय जी को मैं बता दूं अजय जी, आपको एक लिखित जो स्क्रिप्ट आपको मिल गया है आयुष्मान भारत के बारे में, थोड़ा जान लीजिए। आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब मैं बोलूं तो आप सुनिए। नहीं चलिए बोल लीजिए, मैं बताता हूँ, चलिए। नहीं गलत बोलेंगे तो उस पर तो बोलेगा यार। नहीं भाई साहब, आप भी 100 चीजें गलत बोलते, मैं आपको टोकता नहीं हूँ, तो आप एक बार सुनिए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर इनको इलेक्शन के चलते ये चीजें आ रही हैं तो मुझे लगता है कि फिर इनका सोचना ही गड़बड़ है, और फिर ये सोच में ही प्रॉब्लम है। और सोच की प्रॉब्लम कहां से आती है वो मुझे अच्छे से मालूम है। जो आपकी राजनीतिक पार्टी आपको सिखाती है वही से सोचते हैं। यही ममता बनर्जी थोड़े दिन पहले नड्डा जी का नाम नड्डा पड्डा चड्डा करके बोल रही थी। जो ये कल्चरल एस्पेक्ट है, ये वहां की ममता बनर्जी सीएम हमें शो करना चाहती है। एक सेंटर का जो प्रोविजन है, सेंटर अपने हिसाब से बजट एलोकेशन करती है, अपने टाइम से बजट एलोकेशन करती है। और अगर हम वहां के किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो भारत सरकार अगर वहां के किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है, आयुष्मान भारत से वहां के लोग को फायदा पहुंचाना चाहती है, वहां के कुपोषित लोग को फायदा पहुंचाना चाहती है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या दिक्कत है ममता बनर्जी को। क्या उन्हें ये लगता है सेंटर से पहुंचाया हुआ बेनिफिट अगर लोग को मिल गया, क्या उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि गायब हो जाएगी? क्या उनको इलेक्टोरल डर है? क्योंकि उन्हें पहले भी लगता था लोकसभा में भी हम 2 सीटों से 18 सीटों पर आए, और आज एक अराजक सरकार का अंत करने जा रही है भाजपा बंगाल के अंदर। और इस बार मैं आपको गारंटी से श्योर कर रहा हूं कि हम इतने बड़े बहुमत से जीतेंगे कि इस बार इनकी एरोगेंस की जो सोच है, जो थॉट है, उसके चलते इनकी अकल ठिकाने। चंदन घोष, आपसे एक सवाल करूंगा। बीजेपी के बड़े लीडर लगातार मगरबी बंगाल का दौरा कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं। क्या ये वाकई ऐलानात जमीनी सतह पर दिखाई दे रहे हैं या दिखाई देंगे, या सिर्फ ऐलान होंगे जिस तरह हमने बिहार में देखा था? देखिए, ये तो बात सही है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट का मॉडल है, तब ये कांग्रेस एंड लेफ्ट फ्रंट जो अलायंस है, डेवलपमेंट का मॉडल सामने रख के ये चुनाव पे जाएंगे। तो इसमें जो लड़ाई है वो चुनाव का लड़ाई होगा, ये स्थिति से चुनाव का लड़ाई होगा, ये हम लोगों का सोच है। लेकिन बीजेपी से जैसे बाहर से इतना सारे लीडर यहाँ पे प्रचार पे आ रहे हैं, इसमें लगता है दे आर इन क्राइसिस।
ये बंगाल का कोई लीडर नहीं है। ये तो मतलब ये क्लियर बन चुका है सबका सामने। ये बंगाल में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा बात ये है, यहाँ पे ममता जी जैसे काम कर रही है, जैसे लगता है वो चुनाव जीत गई। बात ये नहीं होगा, बात ऐसे होगा भी नहीं। नीरज राय, सेंटर की जो स्कीम है उसको लागू करने में दिक्कत क्या आ रही है? टीएमसी को क्यों दिक्कत आ रही है? देखिए आजम भाई, दिक्कत नहीं है। अजय भाई को पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ, इसको जानकारी अभी नहीं है कि थोड़ा सा अभी इनको ये भी नहीं पता होगा कि आयुष्मान योजना को लागू करने का क्राइटेरिया क्या है राज्य सरकार और केंद्र के बीच में। जो आयुष्मान योजना है वहां पे स्वास्थ्य योजना हमारी चल रही है, आज से नहीं चल रही है, प्रथम कार्यकाल से ही ममता जी के चल रही है, जो कि 5 लाख वहां पे भी मेडिक्लेम मिल रहा है। अब इनकी जो योजना आई है पिछले 2-3 साल पहले से, उस योजना का है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का आपस में कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये भाजपा नहीं बताएगी, लेकिन केंद्र सरकार जरूर बताएगी कि ममता जी एक नहीं दर्जनों लेटर लिखी हुई है कि अगर आपको आयुष्मान चलाना है तो 100% कंट्रीब्यूशन अपना करके चलाइए, क्योंकि मैं पहले से एक योजना चला रहे हूं तो उसमें मैं कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगी। यह भाजपा के नेता नहीं बताएंगे, केंद्र सरकार इसको बता पाएगी। अब आइए दूसरी जो चीजों पे, जो अराजक की बात कर रहे हैं अजय भाई, आप बहुत बढ़िया प्रश्न उठाते हैं, लेकिन अपने ही सवालों में फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश से बेहतर अराजक आज के डेट में कोई हिंदुस्तान के अंदर प्रदेश नहीं है। यहाँ पे बिकरू कांड हुआ, कानपुर में एक अपराधी 8 पुलिस वालों को मार दिया, उसका रिकॉर्ड में कहीं नाम नहीं। और कल की भाई साहब यहीं कासगंज में एक पुलिस कांस्टेबल जो आगरा का है उसको शहीद कर दिया गया। और अराजक आप लोगों को दिख रहा है कहां पर? बंगाल में। अब आइए नड्डा जी की बात पे, आप ये बताइए, पूरे देश के अंदर किसान धरनारत है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के नाते इज्जत है, लेकिन जब भाजपा के प्रचार मंत्री बनते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। नहीं बिल्कुल अजय शेरावत जी, वक्त की कमी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा है कि सरकार अगर बनेगी मगरबी बंगाल में तो पहली जो कैबिनेट होगी उसमें किसानों के भले के लिए, किसानों के फायदे के लिए सबसे पहले जो फैसला लिया जाएगा वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो एक एरा एंड हो जाएगा, जो पॉलिटिकल वायलेंस का एक एरा है, जो क्राइम का एक एरा है, जो करप्शन का एक एरा है, जिसे कांग्रेस ने लीड किया, उसके बाद लेफ्ट ने लीड किया, उसके बाद टीएमसी लगातार लीड कर रही है। और आज वो पूरे बंगाल को इतनी सैड स्टेट ऑफ अफेयर में ले पाए हैं। ना वहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना वहाँ कोई काम धंधा है, ना वहाँ पर रोड डेवलप्ड है, ना वहाँ पर रोजगार है, ना वहाँ पर काम है, ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है। तो मुझे लगता है बीजेपी की सरकार आने के बाद सत्ताधारी है, देश में सत्ता आपकी है, किसी प्रदेश में नहीं। आ जाए डेवलपमेंट का जो वो भारतीय डेवलपमेंट, देश में आपने कितना डेवलपमेंट किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज राय आपका भी, अजय शेरावत आपका भी, और चंदन घोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। $5 लाख की गाड़ी